हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 4th एंड 5th अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। और सबसे पहला आर्टिकल हमें ई कोड प्रोजेक्ट के बारे में देखने को मिल रहा है। और जब हम बात करते हैं ई कोड प्रोजेक्ट की, तो क्या न्यूज़ रही है? ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट फेज 3 ऑफ ई कोड प्रोजेक्ट उसे रिलीज की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये जानना है कि जब ये ऐसे न्यूज आते हैं तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप सेग्रीगेट करके देखें। यानी कि कोई भी न्यूज़ आई, कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए होंगी या फिर आपकी मेंस के लिए होंगी, क्योंकि हमें प्रीलिम्स में कुछ डिटेल्स ही जानने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये न्यूज़ की बात करें ई कोर्स प्रोजेक्ट की, तो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाने का संभावना इसमें दिखता है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ई कोड प्रोजेक्ट की। तो जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्टिव सिंपल है लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी आपको क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। इसलिए क्लैरिटी रहनी चाहिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑटोमेट द प्रोसेस to provide transparency in accessibility of information as well as efficient and time-bound citizen-centric services प्रदान की जाए एज डिटेल्ड इन द ई कोड प्रोजेक्ट लिटिगेंट चार्टर। एंड अन्य ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जुडिशियल प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है, मेक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अफोर्डेबल, एसेसेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रिडिक्टेबल, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑल्सो इंस्टॉल एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन द कोर्ट। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर की। अब अन्य डिटेल्स की बात करते हैं, यानी कि हमें ई कोड प्रोजेक्ट के बेसिक के बारे में जानना है। तो अगर हम बात करें ई कोड प्रोजेक्ट की, तो ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है विच आर अंडरटेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। अब देख लो, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा ई कोड प्रोजेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाई गई है, जबकि ये प्रोजेक्ट आपका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडरटेक कर रही है एज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट। एंड this project was conceptualized on the basis of national policy and action plan for implementation of information and communication technology in judiciary 2005। तो इस फ्रेमवर्क के तहत बेसिकली इसे कंसेप्चुअलाइज किया जा रहा है। और क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है? टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन जुडिशियरी बाय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट ऑफ द कोर्ट्स। एंड ये जो आपकी फेज 3 बेसिकली है रूटेड इन टू सेंट्रल फेसेट, एक तो एक्सेस एंड इंक्लूजन, ये दो प्रिंसिपल पर आधारित है। एंड इनविजन्स ए जुडिशियल सिस्टम जो मोर इजीली एक्सेसिबल हो इररेस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस बैरियर न बने टू एक्सेस द जस्टिस सिस्टम। एंड इफिशिएंट एंड इक्विटेबल फॉर एवरी इंडिविजुअल जिनको जस्टिस की जरूरत है, एज वेल एज मेक मोर एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज एंड एब्जॉर्ब द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर ए पॉजिटिव इन्वायरमेंटल चेंज। क्योंकि आपको ही पता है, अगर ई कोड प्रोजेक्ट आती है तो जो आपके इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स होते हैं, वकील कह लो या फिर जो कन्विक्ट्स हैं या फिर एक्यूटेड हैं, उन सबको जाने की जरूरत पड़ती है, आने की जरूरत पड़ती है, और उनके लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होती ही है। इस प्रकार से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी कम किया जा सकता है, कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं इस ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट की। तो ये प्रिपेयर किया गया है ई कमिटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, विच हैज बीन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कोड प्रोजेक्ट। एंड अगर बात करें फेज 1 फेज 2 की, जो ऑलरेडी चल रही हैं, फेज 1 में क्या बातें कही गई थी, क्या ऑब्जेक्टिव थी ऑफ द ई कोड प्रोजेक्ट? तो कंप्यूटराइजेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एंड ट्रेनिंग की जाए जुडिशियल ऑफिसर्स को, प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक्सरसाइज इनिशिएट की गई थी टू हैव ए फ्रेश लुक ऑन द प्रोसेस प्रोसीजर्स। एंड अगर फेज 2 में है तो इसके तहत क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थी? तो एडिशनल हार्डवेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जाए पर कोर्ट रूम एंड अलोंग विथ एडॉप्ट कोर पेरिफेरी मॉडल ऑफ केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, कोर बीइंग यूनिफाइड एज नेशनल कोर एंड पेरिफेरी जो है डेवलप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच हाई कोर्ट। तो हमने इस प्रकार से ई कोड प्रोजेक्ट के बारे में जाना। प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बोला सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इट इज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। एंड जो
फेज 3 के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन कर सकते हो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर जनरली ऑल ऑफ द अबव होते हैं, लेकिन कुछ अगर वेग स्टेटमेंट लगे तो आप उसे जरूर एलिमिनेट कर देना। सो लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 2। 45 फॉरेस्ट फायर्स विद इन 24 आवर्स उत्तराखंड में देखने को मिले और उसके लिए गवर्नमेंट ने एनडीआरएफ टीम भी भेजी है। आप समझ सकते हो, इन वन डे 45 फॉरेस्ट फायर के केसेस इन वन स्टेट दैट इज उत्तराखंड। और अभी तो उतनी गर्मी भी नहीं आई है। अगर देख सकते हो, अगर ओवरऑल देखा जाए जनवरी 1 से तो उत्तराखंड में तो 1028 फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट देखने को मिले, जिसमें 1359 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को डैमेज या नुकसान पहुंचा। एंड ऑल्सो देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ फॉरेस्ट फायर इन हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर बॉर्डर यहाँ पर भी देखने को मिले हैं, उड़ीसा में भी, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही राज्य प्रभावित नहीं है, देयर आर अदर राज्य विच आर ऑल्सो गेटिंग द इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर। एंड अगर हम बात करें काउजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स की, तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्राई वुड, तो ड्राई वुड रहेंगी तो जाहिर सी बात है गर्मियों के दिन में जो चांसेस है टू पिक अप फायर वो बढ़ जाते हैं ड्यू टू द हैवी सनलाइट। एंड वी कैन हैव द लॉग्स, डेड लीव्स, स्टम्प्स, ड्राई ग्रास, वीड्स मेक द फॉरेस्ट इजीली गो अप फ्लेम्स इफ देयर इज ए ट्रिगर। तो बस ट्रिगर मैकेनिज्म होनी चाहिए, ये सब बस तुरंत ही आग पकड़ लेंगे, बिकॉज दीज आर ड्राई लीव्स, ड्राई वुड। And extreme heat and dryness is one of the factor. Friction created by rubbing of branches with each other, तो ये सब भी initiate कर सकते हैं फायर को। Along with if there is a lack of soil moisture, as in the last 2 monsoon season rainfall has been deficient, तो moisture की कमी हो जाती है soil में, तो वो भी कहीं ना कहीं जो एटमोसफेयर में जो ह्यूमिडिटी है उसे बनाए रखने में दिक्कतें या फिर कमी के कारण आपका वातावरण गर्म रहता है, जिसके कारण फॉरेस्ट फायर हो जाती हैं। अलॉन्ग विथ मेन मेड फैक्टर, जिसमें ज़्यादातर केसेस में तो जो सिगरेट बट होती है उनको यूं ही फेंक देने के कारण जो फायर है वो पिकअप की जाती है, या केयरलेसली डिस्कार्डेड लिट मैचस्टिक, ये सब भी है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो ह्यूमंस के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉरेस्ट फायर के लिए। एंड फायर्स ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, हायर फ्रीक्वेंसी एंड हाईली इनफेलेबल नेचर, ये सब भी क्लाइमेट चेंज के आपके एविडेंस है। अब कंट्रोल करना डिफिकल्ट क्यों है, तो लोकेलिटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड डिफिकल्ट एक्सेस टू इट पोजेस द हर्डल्स। अब ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इनको एक्सेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम फायर से हैंडल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो रिक्वायर्ड मशीनरी है उनको इन जगहों पर लेके जानी पड़ेगी, जो कि वन ऑफ द फैक्टर की डिफिकल्टी देखने को मिलती है। एंड वी कैन हैव शॉर्टेज ऑफ स्टाफ ड्यूरिंग द पीक सीजन, क्योंकि अब 50 जगह फॉरेस्ट फायर लगी हैं, लेकिन जो आपके ऑफिसर्स है या स्टाफ है वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में, तो ये भी एक कारण हो जाता है। इम्पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट द हैवी व्हीकल्स लोडेड विथ वाटर इनटू द थिक फॉरेस्ट, तो ये तो है ही मशीनरी को ले जाने में डिफिकल्टी। एंड वी हैव द टाइमली मोबिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट स्टाफ, फ्यूल एंड इक्विपमेंट, ये सब एक चैलेंज होते हैं। और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए फॉरेस्ट फायर्स के एविडेंस को रोकने के लिए, कम करने के लिए। वी हैव द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम डेवलप किया है टू मॉनिटर द फॉरेस्ट फायर्स इन द रियल टाइम। एंड इसके तहत जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है नासा और इसरो से, उन डाटा का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन दी जाती है और लाइव मॉनिटरिंग की जा सकती है फॉरेस्ट फायर्स का। एंड वी हैव नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स to minimize the forest fire by informing, enabling, empowering the forest free communities, क्योंकि communities will be the first wave, जाहिर सी बात है अगर empower कर पाते हैं तो solution निकल जाएगा। And we have the forest fire prevention and management scheme, और ये centrally funded program है dedicated to assist the states in dealing with the forest fire। अब क्वेश्चन यहाँ prelims के लिए आपको काउजेस के ऊपर पूछे जा सकते हैं, एज सच आपके कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन ये याद रखना सम ऑफ द काउजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, तो ये तो आप आसानी से यूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड आर्टिकल इज छत्तीसगढ़ माउस्ट अटैक मास्कर्ड एट लीस्ट 23 जवान। ये हमने न्यूज में सुना है किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ के माउस्ट अटैक में एटलीस्ट हमारे 23 जवान से उनकी किलिंग हो गई, वो मार्टियर हो गए। एंड ये जो बैटल है, दिस हैज बैटल बीन रेज्ड इन द जंगल्स ऑफ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। एंड डाटा एनालिसिस डिपिक्स की जो मोस्ट अटैक्स है
वो आपका मार्च और जुलाई के बीच में हुआ था एज द मानसून, जिसके कारण आपका मूवमेंट जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। एंड जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें काउजेज ऑफ मोस्ट वायोलेंस की, कि आखिर इस प्रकार के अटैक होते ही क्यों है, तो हमने 4 डिवीजन किया है। तो जल, जंगल, जमीन या एक्सप्लॉयटेटिव डेफिसिट, और दूसरा है डेवलपमेंट डेफिसिट, है ना, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। सोशल इंक्लूजन है, गवर्नेंस डेफिसिट है। तो अगर हम बात करें जल, जंगल, जमीन या फिर एक्सप्लॉयटेटिव डेफिसिट, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो लैंड सीलिंग लॉज है वो सब यहाँ अप्लाई नहीं होती है। इंक्रोचमेंट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी लैंड्स, ये सब है। एंड डिसरप्शन ऑफ द एज ओल्ड ट्राइबल फॉरेस्ट रिलेशनशिप, तो इन सब के कारण जो लोग हैं वहाँ के इनहेबिटेंट्स है, वो उनको लगता है कि उनके जो ट्रेडिशंस है, उनके जो कल्चर है, उन पर बेसिकली उनको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन विचारधारा से जो आउटसाइडर्स है उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अलोंग विथ वी हैव डेवलपमेंट डेफिसिट, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, तो इनकी जो स्कोप है डेवलपमेंट की वो लिमिट हो जाती है। मेन लैंड पॉपुलेशन में मिक्स होने में बाधा पहुंचती है अगर डेवलपमेंट डेफिसिट होती है। एंड वी हैव द सोशल एक्सक्लूजन, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एब्यूज ऑफ डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिस्कनेक्ट विद मेनस्ट्रीम सोसाइटी, डिसकंटेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये सब कुछ सोशल एक्सक्लूजन है कि गवर्नमेंट के खिलाफ डिसकंटेंट है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के खिलाफ डिसकंटेंट है, जिसके कारण ये सब फाइट्स होती है। एंड वी हैव द गवर्नेंस की कमी, गवर्नेंस की कमी यानी कि इनकम्पिटेंट, इल ट्रेंड एंड पुअरली मोटिवेटेड पब्लिक पर्सन है, मिस मैनेजमेंट एंड करप्शन, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड स्कीम्स, तो ये सब कुछ है। अरे बात करते हैं बस्तर, जो छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है, वाई दिस रिमेन्स ए हॉट स्पॉट। तो आप देख सकते हो इराडिकेशन ऑफ मूवमेंट इन नेबरिंग आंध्र प्रदेश और ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी होते थे, लेकिन वहां से तो ये सब चीज़ें खत्म कर दी गई है। तो कंसंट्रेशन कहाँ बचा? बस्तर में। रोड एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नहीं, अगर मिलते हैं तो उसे डिस्टर्ब कर दिया जाता है माउस्ट एरिया में, बिकॉज दीज आर कोर माउस्ट एरिया ऑफ द छत्तीसगढ़। एंड वी हैव द लैक ऑफ रीच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके कारण सिक्योरिटी क्राइसिस या डेवलपमेंट क्राइसिस देखने को मिलती है। अब गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही है टू डील विथ माओइज्म, है ना, टू डील विथ माओइस्ट, तो देख सकते हैं सिक्योरिटी मेजर्स गवर्नमेंट लेती है, मैनेजिंग द परसेप्शन एंड डेवलपमेंटल मेजर्स, इंश्योर्स राइट एंड इंटाइटलमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, इनको लैंड से एक्सप्लॉइट ना किया जाए। एंड यहाँ आप देख सकते हो लीड रोल बाय द स्टेट्स, क्या किए जा सकते हैं, तो स्टेट लीड रोल प्ले करे, वहाँ गवर्नेंस इंप्रूव करे, ऑपरेशंस करवाए जाए बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पीडिंग अप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम। एंड MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करवाए जाए, तो कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग, असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे प्रोवाइडिंग CAPF सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स वहाँ हो, शेयरिंग इंटेलिजेंस हो, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल इंटरवेंशन हो, ये सब कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं। तो लीड रोल बाय स्टेट और दूसरा रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, दोनों कोलैबोरेटिव वे में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और माओइज्म के इश्यूज से डील कर सकते हैं। एज सच प्रीलिम्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि काउजेज क्या है माओइस्ट वायलेंस के, और वाई बस्तर रिमेन्स ए हॉट स्पॉट, एंड गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ बेसिक इनिशिएटिव्स है और क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की माओइज्म या माओइस्ट विचारधारा को डील करने के लिए। एंड नाउ वी हैव द अनदर नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। 5 साल इनके पूरे हो गए, है ना। तो बेसिकली क्या स्थितियां रही है इस स्कीम की मॉनिटरिंग अगर देखी जाए, तो अब तक गवर्नमेंट ने मोर देन 25,586 करोड़ रुपीज डिस्ट्रीब्यूट या सैंक्शन किए हैं टू ओवर 1,14,322 अकाउंट्स अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो 5 साल हो गए, तो हमें इनके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम की। तो इसे लॉन्च की गई थी अप्रैल 5, 2016 को अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये याद रखना है, ये स्कीम किसकी है? DFS की, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कहाँ आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। एंड इसके तहत बैंक लोन्स दिए जाते हैं 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वोमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच। ये अच्छे से याद रखना है आपको। इसके तहत लोन दिए जाते हैं बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बोरोवर, या फिर एटलीस्ट 1 वोमेन बोरोवर
पर ब्रांच फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेज। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेज यानी कि फ्रेश एंटरप्राइज सेटअप करना, कोई फ्रेश कंपनी को ओपन करना, ये होते हैं फ्रेश एंटरप्राइज या ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, है ना। तो वही बात है, ग्रीनफील्ड सिग्निफाइज द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ बेनिफिशियरी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, सर्विसेज हो या फिर ट्रेडिंग सेक्टर। एंड इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, नॉन इंडिविजुअल यानी कि हो सकती है मोर देन वन जो पर्सन्स हो उसमें हिस्सेदार हो, तो देख सकते हो इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय आइदर एन ST/SC और वुमेन एंटरप्रेन्योर, तब इसके तहत जो लोन है वो मिल सकेंगे। एंड बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये अच्छे से याद रखने चाहिए, जो बोरोवर होंगे जो इन स्कीम के तहत पैसे लोन के रूप में जिनको दिए जाएंगे, शुड नॉट बी अ डिफॉल्ट टू एनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड 7 साल में इस लोन को रिपे किया जाएगा विथ मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। तो 7 साल का आपका टाइम दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपका जो 1.5 साल है वो और एक्सटेंड किए जा सकते हैं। इट कवर्स ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड बोरोवर शैल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन मिनिमम 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ओन कंट्रीब्यूशन। तो ये याद रखना है, 10% जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो बोरोवर खुद लगाएगा। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म। और क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है कि बैंक ने लोन दिया एंड हो सकता है वो जिसे लोन दिया गया वो डिफॉल्ट हो जाता है, ऐसे में बैंकों को गारंटी कौन देगा? तो बैंकों को गारंटी देने के लिए वी हैव द क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC। एंड देख सकते हो 2021 में क्या चेंजेस स्टैंड अप इंडिया स्कीम में किए गए हैं। तो टू वाइडन द स्टैंड अप इंडिया स्कीम यूनियन बजट 2021 ब्रिंग सर्टेन चेंजेस। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, द एक्सटेंट ऑफ मार्जिन मनी टू बी ब्रॉट बाय द बोरोवर मे बी रिड्यूस फ्रॉम अप टू 25% टू अप टू 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, है ना। तो जो एक्सटेंट है मार्जिन मनी टू बी ब्रॉट बाय द बोरोवर उसको रिड्यूस किया जा सकता है फ्रॉम अप टू 25% टू 15% of the project cost. However, the borrower will continue to contribute at least 10% of the project cost as its own contribution. Loans for enterprises जैसे सेक्टर देख सकते हैं, एक्टिविटीज अलाइड टू द एग्रीकल्चर जैसे पिस्किकल्चर हो गई, बी कीपिंग, पोल्ट्री, लाइवस्टॉक, रियरिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, एग्रीडेशन, एग्रो इंडस्ट्रीज, डेयरी, फिशरी, एग्रीकल्चर, ये सब जो बड़े डायमेंशन ये कवर हो सकते हैं। सर्विसेज सपोर्टिंग दीज शैल बी एलिजिबल फॉर कवरेज अंडर दिस स्कीम। तो ये सब जो ब्रॉडर सेक्टर्स हैं उसको कवर किए जा रहे हैं। एंड क्या क्या आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रखने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में इट हैज बीन कंप्लीटेड 5 ईयर्स, 2016 में लाया गया था। किसका स्कीम है? DFS का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। एंड इसके तहत 10 लाख टू 1 करोड़ का लोन दिया जाता है। एटलीस्ट 1 शेड्यूल्ड कास्ट, 1 शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेज। एंड ग्रीनफील्ड का मतलब हमने देखा। एंड कुछ सर्टेन डिटेल्स ये देख सकते हो कि जो बोरोवर्स होंगे उनको डिफॉल्ट नहीं रहना है टू एनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अवेल दिस स्कीम। एंड और क्या बात है, लोन रिपेबल होंगे 7 ईयर्स में, और ये याद रखना है इट कवर्स ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और ये जरूर याद रखना है, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय आइदर एन ST या ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। एंड क्रेडिट गारंटी पे प्रदान की जाती है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल, वी हैव द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फार बिहाइंड टारगेट। तो देख सकते हो टारगेट 2022 के तहत 29.5 मिलियन हाउसेस बिल्ड करने का टारगेट रखा गया था। अचीव कितना हुआ है पर द मार्च 30? तो वी हैव 13.5 मिलियन। एंड देख सकते हो अन्य क्या बातें आई हैं नजर, तो 13 की स्टेट या यूटी जो पीछे हैं, जैसे बिहार, वहाँ टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, असम, गुजरात, यूपी, JNK, ये सब 13 की स्टेट्स है जहाँ पर टारगेट काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं अचीव होने से। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है, सेंटर हैज सेट द एनुअल टारगेट ऑफ बिल्डिंग 6.377 मिलियन हाउसेस फाइनेंशियल ईयर 2021 में। स्टेट्स ने सिर्फ और सिर्फ 3.557 मिलियन हाउसेस को ही अप्रूवल दिए, या फिर यूँ कह सकते हैं 56% ऑफ द टारगेट। ये तो आधा से भी कम है। और 2021 आ चुका है, 2022 नेक्स्ट ईयर है आपका। एंड ये जो स्लो पेस है अगर इनके कारण ढूंढे जाए
तो इनएक्टिविटी ड्यू टू कोविड-19 ये भी एक सच्चाई है। इलेक्शन चलते रहते हैं कुछ स्टेट्स में। सैचुरेशन ऑफ एलिजिबल बेनिफिशियरीज फ्रॉम द एससी एंड एसटी कैटेगरी एंड स्लो पेस ऑफ वर्किंग ये भी हो सकते हैं। लैक ऑफ टाइमली एलोकेशन ऑफ टारगेट टू द डिस्ट्रिक्ट। एंड अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, तो इसके तहत पक्का हाउस देने की बात की जा रही है along with basic amenities to all rural households and households living in the कच्चा and dilapidated houses up to 2 rooms in rural areas by 2022। ये याद रखना है, aims to provide a पक्का house with basic amenities to all rural households and households living in the कच्चा and dilapidated houses up to 2 rooms, 2 रूम तक का इनको हाउस प्रदान किए जा सकते हैं रूरल एरिया बाय 2022। एंड जो मिनिमम साइज है हाउस का वो होगा 25 यानी कि 25 स्क्वायर मीटर विथ हाइजेनिक कुकिंग स्पेस। एंड देख सकते हो जो यूनिट असिस्टेंस है कितने का दिया जाता है, 1.2 लाख यानी कि 1.20 लाख का असिस्टेंस प्लेन रीजन में, 1.30 लाख इन हिली एरियाज में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग डिफिकल्ट टेरेन होते हैं हिली एरिया में, डिफिकल्ट एरियाज एंड IAP डिस्ट्रिक्ट। Construction of toilets shall be leveraged through the convergence with Swachh Bharat Mission Gramin Manrega and identification of beneficiaries as per the socio-economic caste census 2011 after due verification by the Gram Sabha। तो ऐसे जो है बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये बेसिक याद, पहला तो ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मिनिमम साइज ऑफ हाउस 25 स्क्वायर किलोमीटर विच हाइजीन कुकिंग स्पेस एंड यूनिट स्टेशन देख सकते हो 1.20 लाख प्लेन एरियाज को एंड 1.30 लाख हिली स्टेट्स को। एंड अब चलते हैं शॉर्ट न्यूज के बारे में। वी हैव द संकल्प से सिद्धि विलेज इन डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। तो ये जो संकल्प से सिद्धि विलेज इन डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है, इसे लॉन्च किया गया है ट्राइफेड के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आती है। एंड इसके तहत 100 दिन का ड्राइव चलेगा ट्राइबल विलेजेज में, जिसके तहत 1500 विलेज कवर की जाएंगी ऑल ओवर द कंट्री विद द मेन एम टू एक्टिवेट द वन धन विकास केंद्र इन दिस विलेज है। तो ये जो 1500 विलेजेस को चुने गए हैं विद इन द 100 डे वन धन विकास केंद्र खोले जाएंगे इन सारे विलेज में। और जब हम बात करते हैं वन धन विकास केंद्र की, तो इसे स्टेब्लिश किया गया वन धन योजना के तहत, जिसके तहत यहाँ पर आपको स्किल अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रदान की जाती है एंड सेटिंग अप प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यूएशन फैसिलिटी। एंड जब हम बात करते हैं ट्राइफेड की, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो फंक्शन करती है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल बाय मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट, जिसमें आपका माइनर प्रोड्यूस भी आ जाता है। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, इम्पैक्ट ऑफ एशियन डेजर्ट डस्ट ऑन इंडियन समर मानसून, तो रिसर्चर्स ने कहा है कि पॉजिटिव फीडबैक लूप हमें देखने को मिल रही है बिटवीन द एशियन डेजर्ट डस्ट ऑन द इंडियन समर मानसून, यानी कि ये जो एशियन डेजर्ट डस्ट है ये भारतीय समर मानसून के लिए पॉजिटिव बेनिफिट लेके आएंगे। तो ये जो डस्ट स्टॉर्म्स है ये बेसिकली डेजर्ट रीजन में एक्टिवेट होती है, कह सकते हो धुआं आंधी जिसको आप कहते हो, वहाँ लिफ्ट होंगी स्ट्रॉन्ग विंड के प्रेजेंस में। एंड इसके तहत क्या बेनिफिट होता है, जो धुआं एटमॉस्फेयर में वहाँ के रीजन में इनहेबिट हुई वो क्या करेंगी, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगी और हॉट हो जाएंगे, बिकॉज एब्जॉर्प्शन क्रिएट द हीट स्टोरेज एंड इसके कारण हीटिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज होगा, आपका एयर प्रेशर में, विंड सर्कुलेशन पैटर्न में चेंज होगा, मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट में परिवर्तन आएगा, इसके कारण आपका प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल भी बढ़ेंगे। Also, a strong monsoon can also transport air to West Asia and again pick up a lot of dust. And positive feedback loop occurs in nature when the product of a reaction leads to increase in that reaction. And the next news is India's biggest floating solar power plant. ये काफी ज्यादा न्यूज मेरा, ये कहाँ पर सेटअप की जा रही है ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपका भारत का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये रामागुंडम तेलंगाना में सेटअप की जा रही है, ये याद रखना। इसकी कैपेसिटी जो है वो 100 मेगावाट की है और ये ओपन कर दी जाएगी मई दिस ईयर। एंड इसे कमीशन किया गया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के द्वारा, ये जरूर याद रखना है। इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज बीन कमीशन एट द रामागुंडम इन तेलंगाना बाय द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड अंडर दिस जो फोटोवोल्टेक पैनल्स होंगे वो डिप्लॉय किए जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज, दे आर कंसिडर्ड एज वायलेबल अल्टरनेटिव टू द लैंड बेस्ड सोलर एनर्जी। बिल्कुल सही है। ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जिसकी 600 मेगावाट कैपेसिटी होगी वो सेटअप की जा रही है ओमकारेश्वर डैम में ऑन द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। तो ये भी याद रखना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट विद 600 मेगावाट कैपेसिटी ओमकारेश्वर डैम, जो कि कहाँ है, नर्मदा रिवर के ऊपर इन मध्य प्रदेश। एंड द नेक्स्ट इज चेनाब आर्क ब्रिज, ये काफी ज्यादा न्यूज में रही है, आज ही की ये न्यूज है।
तो ये जो चेनाब ब्रिज है वो 1315 मीटर लॉन्ग ब्रिज है और ये बिल्ट की जा रही है एट हाइट ऑफ 359 मीटर। एंड एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इट विल बी द टॉलेस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड, याद रखना है ना। तो व्हेन दिस चेनाब आर्क ब्रिज फॉर द रेल तैयार हो जाएंगे, इट विल बी द टॉलेस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड, ये याद रखना है, टॉलेस्ट रेल ब्रिज हो जाएंगे पूरे विश्व में। एंड इट फॉर्म्स द क्रूशियल लिंक ऑफ 1 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन कटरा एंड बनिहाल। तो ये लिंक करेगी कटरा और बनिहाल को, विच इज अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारमूला सेक्शन ऑफ द कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट। And it will able to withstand earthquake as well with a magnitude up to the 8 and high intensity bass, and it will provide the much needed all weather connectivity between Kashmir and the rest of the country। तो ये याद रखना है चेनाब आर्क ब्रिजेस के बारे में, क्योंकि ये चेनाब आर्क ब्रिजेज आपका कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ये जरूर होगा आपको जानना। 1315 लॉन्ग ब्रिज है being built at the height of 359 मीटर एंड किसको किसको कनेक्ट करेगा, 111 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये। एंड 101 किलोमीटर स्ट्रेच मतलब समझ रहे हो, ब्रेथ जिसको आप कहते हैं। और इट विल बी बिटवीन कटरा एंड बनिहाल विच इज अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारमूला सेक्शन ऑफ द कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट। तो ये थे हमारे आज की डिस्कशन, होगा आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।